चलिए आज एक ऐसी अजीबोगरीब दुनिया की कल्पना करते हैं जिसका नाम है रैंडोमोविया। रैंडमोविया, ये कैसा नाम है? हाँ, ये एक ऐसा काल्पनिक देश है जहाँ शेयर बाजार में पैसा लगाने का फैसला कोई सूट बूट पहना हुआ बैंकर या विश्लेषक नहीं करता। अच्छा, तो फिर कौन करता है? निवेश का फैसला वहाँ चिंपैंजी करते हैं। अरे बाप रे, चिंपैंजी! बिल्कुल, वो बस आंख बंद करते हैं और अखबार के पन्नों पर डार्ट फेंक कर स्टॉक चुनते हैं। ये तो किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लग रहा है ना? लेकिन क्या हो अगर ये अजीबोगरीब उदाहरण शेयर बाजार की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई बयान कर रहा हूं। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। तो आज की इस गहन चर्चा में यानी हमारी इस डीप डाइव में हमारे पास विलियम जे बर्नस्टीन की मशहूर किताब द 4 पिलर्स ऑफ इन्वेस्टिंग के नोट्स हैं। जी, और ये नोट्स वाकई में बहुत शानदार हैं। तो हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है, निवेश की उलझनों और शेयर बाजार के मिथकों को सुलझाना, वो भी बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के। बिल्कुल, ताकि लोग बिना किसी महंगे वित्तीय सलाहकार के अपना खुद का एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना सकें। सही कहा। अब इस चर्चा में मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है लेखक का बैकग्राउंड। हाँ, विलियम जे बर्नस्टीन कोई साधारण वॉल स्ट्रीट के फाइनेंस ब्रोकर नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो पेशे से एक स्नायु विशेषज्ञ हैं, यानी एक न्यूरोलॉजिस्ट। रुको, एक न्यूरोलॉजिस्ट, दिमाग का डॉक्टर हमें निवेश के बारे में क्या बता सकता है? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। जब एक न्यूरोलॉजिस्ट का दिमाग वित्तीय आंकड़ों को देखता है ना, तो वो केवल एक्सेल शीट नहीं देखता। अच्छा, तो वो क्या देखता है? वो उन नंबरों के पीछे छिपे इंसान के दिमाग को पढ़ता है, हमारे डर, हमारे लालच और भीड़ की मानसिकता को समझता है। ओह, मतलब वो मनोविज्ञान और पैसों को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और ये बैकग्राउंड उन्हें ये देखने में मदद करता है कि कम समय में बाजार भले ही पूरी तरह से पागलपन लगे लेकिन दशकों के लंबे अंतराल में इसके रुझान अनुमानित होते हैं ना? हाँ, एकदम सही। लंबे समय में बाजार तार्किक होता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। निवेश की शुरुआत हमेशा मुनाफे की उम्मीद से होती है। हाँ, हर कोई चाहता है कि उसका पैसा तेजी से बढ़े। लेकिन बर्नस्टीन के नोट्स जिस पहली चीज पर प्रहार करते हैं वो है रिस्क और रिटर्न। क्या हम कह सकते हैं कि मुनाफे की एक छिपी हुई कीमत होती है? इसे इस तरह से देखना चाहिए कि बाजार में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। मतलब कोई फ्री लंच नहीं? बिल्कुल नहीं। बाजार का पहला नियम यही है कि उच्च रिटर्न हमेशा उच्च जोखिम के साथ आते हैं। यानी हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाँ, रिटर्न कोई जादू नहीं है, वो सिर्फ उस खतरे को उठाने का इनाम है जो आपने लिया है। तो जो सुरक्षित संपत्तियां होती हैं उनका क्या? वो आपको कभी भी बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकती। जब अर्थव्यवस्था स्थिर होती है तो ब्याज दरें कम होती हैं और रिटर्न भी कम मिलते हैं। लेकिन रुकिए, मैंने तो हमेशा यही सुना है कि लंबे समय में शेयर बाजार हमेशा ऊपर ही जाता है। पुराने चार्ट्स देखकर तो ऐसा ही लगता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा होता है। कैसा भ्रम? इसे सर्वाइवरशिप बायस कहा जाता है। सर्वाइवरशिप बायस, ये क्या होता है? देखिए, इतिहास की किताबें और चार्ट्स अक्सर केवल उन कंपनियों की कहानी सुनाते हैं जो सफल रहीं या जो आज तक जीवित बच गईं। ओह, तो जो डूब गईं उनका क्या? उनका जिक्र तो इतिहास के पन्नों से चुपचाप गायब हो जाता है। अरे हाँ, मतलब हम सिर्फ रेस जीतने वाले घोड़ों को देखकर सोच लेते हैं कि रेस में हिस्सा लेने वाला हर घोड़ा जीतता है। बिल्कुल सही। इससे लोगों को लगता है कि निवेश करना बहुत सुरक्षित है। ये तो सच में आंखें खोलने वाला है। अब स्रोत बताते हैं कि स्टॉक्स ऐतिहासिक रूप से बॉन्ड्स की तुलना में बहुत अधिक रिटर्न देते हैं। हाँ, क्योंकि स्टॉक्स में सीधे कंपनी के मुनाफे और नुकसान में हिस्सेदारी होती है, इसलिए जोखिम ज्यादा होता है। पर यहाँ मुझे एक बात उलझाती है। अगर कोई बहुत ही सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों में यानी ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश करता है तो उसे ज्यादा मुनाफा होना चाहिए, है ना? तर्क तो यही कहता है। लेकिन ये नोट्स कहते हैं कि छोटे यानी स्मॉल कैप और कम गुणवत्ता वाले वैल्यू शेयर बड़ी कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये कैसे संभव है? ये सुनने में बहुत उल्टा लगता है, लेकिन इसका तर्क मजबूत है। मान लीजिए एक वैल्यू स्टॉक है जिसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा हो। मतलब कोई ऐसी कंपनी जिसे बाजार जोखिम भरा मानता है। बिल्कुल, इसलिए उसकी कीमत औंधे मुंह गिरी हुई होती है। अच्छा। अब जब कोई निवेशक उसमें पैसा लगाता है तो वो बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है। तो जब बाजार पलटता है तो उसे उस जोखिम का इनाम मिलता है। एकदम सही। दूसरी तरफ जो सुरक्षित ग्रोथ कंपनियां हैं उनमें हर कोई निवेश करना चाहता है। तो अत्यधिक मांग के कारण उनकी कीमत पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। कब बनाम सरकारी बॉन्ड के एनालॉजी से समझा जा सकता है। वो कैसे?
एक नए स्टार्टअप में पैसा डूबने का खतरा 99% है, लेकिन अगर वो चल गया तो पैसा 100 गुना हो सकता है। बिल्कुल। जबकि सरकारी बॉन्ड पूरी तरह सुरक्षित है, पर उसका रिटर्न मुश्किल से महंगाई को मात दे पाता है। सटीक एनालॉजी है। मतलब बाजार में सुरक्षा का एहसास ही असल में कम रिटर्न की गारंटी है। वाह। और इतिहास में इसके कई सबक हैं, जैसे वर्ष 1913 का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 1913 में ऐसा क्या हुआ था? उस समय दुनिया भर में लग रहा था कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुरक्षित है, सब कुछ स्थिर है। कोई युद्ध नहीं होने वाला है, ऐसा लग रहा था। हाँ, लेकिन जब निवेश का माहौल सबसे अधिक सुरक्षित महसूस होता है, उसी के ठीक बाद बाजार में बड़ी तबाही आती है। क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। बिल्कुल। और बाजार धड़ाम से गिर गए। जोखिम हमेशा वहीं होता है जहां वो दिखाई नहीं देता। जब सब कुछ परफेक्ट लगे तो समझ लेना चाहिए कि तूफान बस आने ही वाला है। सही कहा। अब यहां से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर जोखिम ही रिटर्न तय करता है तो हम आज खड़े होकर किसी कंपनी का असली मूल्य यानी वैल्यूएशन कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए स्रोतों में अर्विंग फिशर और उनके डिस्काउंटेड डिविडेंड मॉडल या डीडीएम का जिक्र है। अर्विंग फिशर, ये मॉडल क्या है? देखिए, फिशर को आधुनिक निवेश मूल्यांकन का पितामह माना जाता है। अच्छा। उनके मॉडल का सिद्धांत यह है कि किसी संपत्ति का आज का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो भविष्य में आपके लिए कितनी नकद आय पैदा करेगी। मतलब फ्यूचर में कितना कैश फ्लो आएगा। हाँ, अगर कोई चीज भविष्य में कोई आय नहीं देने वाली, जैसे कोई दुर्लभ पेंटिंग या सोने का टुकड़ा, तो वो निवेश नहीं है। फिशर के अनुसार वह निवेश नहीं है, वो कोरी सट्टेबाजी है। लेकिन इसमें डिस्काउंटेड शब्द का क्या मतलब है? ये कोई मॉल वाली सेल या छूट तो नहीं लग रही है? नहीं नहीं, मॉल वाली छूट नहीं है। तो फिर क्या है? मान लीजिए मैं आपसे वादा करूं कि मैं आपको आज 100 रुपए दूंगी या फिर ठीक 10 साल बाद 100 रुपए दूंगी। आप क्या चुनेंगे? जाहिर है मैं आज ही 100 रुपए लेना पसंद करूंगा। क्यों? 10 साल बाद तो महंगाई की वजह से उन 100 रुपयों की कोई कीमत ही नहीं बचेगी। और क्या पता आप मुझे पहचाने ही नहीं। बिल्कुल, आपने अनजाने में ही डिस्काउंटिंग के 3 सबसे बड़े कारकों को गिना दिया। कौन कौन से? प्रतीक्षा अवधि, मुद्रास्फीति और जोखिम। ओह, तो भविष्य में मिलने वाले पैसे की कीमत आज के समय में कम होती है। हाँ, इसलिए भविष्य की आय का आज का मूल्य निकालने के लिए हम उसे एक डिस्काउंट रेट से घटाते हैं। कोई उदाहरण देकर समझा सकती हैं? मान लीजिए एक सोने की खदान है, ये अगले 20 सालों तक सोना उगलती रहेगी। ठीक है। लेकिन 20वें साल में निकलने वाले सोने की कीमत आज के समय में बहुत कम होगी। समझ गया? तो जब हम उन भविष्य के भुगतानों को आज के मूल्य में डिस्काउंट करते हैं, तो खदान का असली मूल्य उसके कुल योग से काफी कम हो जाता है। ये खदान और 100 रुपए वाला उदाहरण बहुत मददगार है। लेकिन एक मिनट रुकिए। जी। अगर इरविंग फिशर इतने ही जीनियस थे, तो उन्होंने 1929 के ग्रेट डिप्रेशन वाले मार्केट क्रैश से ठीक पहले इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? हाँ, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि शेयर बाजार स्थायी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। और उसके तुरंत बाद बाजार क्रैश हो गया। उनका गणित फेल कैसे हो गया? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि क्या? कि फिशर की भविष्यवाणी भले ही गलत साबित हुई हो, लेकिन उनका गणितीय मॉडल पूरी तरह से सही था। गणित सही था, तो गलती कहाँ हुई? गलती उस मॉडल में डाले गए इंसानी अनुमान में थी। उस समय बाजार में इतना अत्यधिक आशावाद था कि लोगों को लगा अब कोई जोखिम है ही नहीं। ओह, तो उन्होंने डिस्काउंट रेट को बहुत कम आंका। बिल्कुल। और जैसा कि हमने बात की, जब सुरक्षा का भ्रम हावी होता है तभी सबसे बड़ा क्रैश आता है। समझ गया। इंसान का लालच गणित पर भारी पड़ गया। एकदम सही। इसी मूल्यांकन से जुड़ा एक और सूत्र स्रोतों में है, गॉर्डन समीकरण। हाँ, गॉर्डन इक्वेशन। ये कहता है कि कुल रिटर्न बराबर डिविडेंड यील्ड प्लस डिविडेंड की ग्रोथ। और ये समीकरण भविष्य के मुनाफे की उम्मीदों को वास्तविकता पर लाता तो है। कैसे? मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं जो आज 2% का डिविडेंड दे रही है। ठीक है। और मुनाफा हर साल 5% की दर से बढ़ रहा है। तो लंबी अवधि में आपका कुल रिटर्न लगभग 7% ही होगा। मतलब 2 + 5? हाँ, आप इससे 20 या 30% के जादुई रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो एक साफ चेतावनी है कि अंधाधुंध रिटर्न की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल, जब बाजार महंगा हो तो भविष्य में कम रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। अब ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। कैसे? अगर भविष्य के मूल्य की गणना करना इतना जटिल है और ये बाजार की धारणाओं पर निर्भर है, तो क्या कोई इंसान बाजार की चाल को भांप सकता है? आपका मतलब है वो वॉल स्ट्रीट के फंड मैनेजर्स? हाँ, जो करोड़ों की फीस लेते हैं, क्या वे सच में बाजार को मात दे सकते हैं?
और यहीं पर हमारे रैंडमोविया के चिंपैंजियों की वापसी होती है। अरे वाह, तो चिंपांजी जीत गए। देखिए, अल्फ्रेड काउल्स नाम के एक शोधकर्ता ने अध्ययन किया था कि जो पेशेवर लोग स्टॉक पिकिंग करते हैं, उनका प्रदर्शन काफी हद तक यादृच्छिक होता है। यादृच्छिक यानी किस्मत का खेल। हाँ, सरल शब्दों में यह कौशल का नहीं बल्कि किस्मत का खेल है। लेकिन फिर यूजीन फामा की कुशल बाजार परिकल्पना या ईएमएच का क्या रोल है? फामा ने इसे एक वैज्ञानिक रूप दिया। कुशल बाजार परिकल्पना कहती है कि आज जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। मतलब सबको कुछ पता है। हाँ, कंपनी की जो भी सूचना मौजूद है वो पहले से ही शेयर की कीमत में शामिल होती है। तो कोई भी फंड मैनेजर गुप्त जानकारी निकालकर बाजार को पछाड़ नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन लोग तो हमेशा वॉरेन बफेट और पीटर लिंच का उदाहरण देते हैं। हाँ, देते तो हैं। वे तो दशकों तक जीतते रहे हैं। अगर सब कुछ किस्मत है तो क्या वे सिर्फ किस्मत वाले हैं? ये एक लाजमी सवाल है, लेकिन इसे सांख्यिकी के नजरिए से देखिए। अच्छा, वॉरेन बफेट अपवाद है, नियम नहीं। मतलब एक्सेप्शंस। हाँ, मान लीजिए कि दुनिया भर के लाखों लोग एक साथ सिक्का उछालने का टूर्नामेंट शुरू करते हैं। तो आधे लोग पहली राउंड में बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन साधारण गणित के अनुसार कुछ गिने चुने लोग ऐसे जरूर होंगे जो लगातार 20 बार हेड्स ले आएंगे। ओह, तो क्या हम उन्हें सिक्का उछालने का जीनियस कहेंगे? नहीं, ये सिर्फ सांख्यिकीय संयोग है। आम निवेशक का ये सोचना कि उसका फंड मैनेजर अगला वॉरेन बफे है, एक खतरनाक भूल है। तो अगर कोई अभी ये सुन रहा है और अपने फोन में म्यूचुअल फंड ऐप खोलकर अपने एक्टिव फंड्स देख रहा है, तो उसके लिए इसका क्या मतलब है? समस्या ये है कि एक्टिव फंड्स के साथ एक और बड़ी बीमारी जुड़ी है जिसे एसेट ब्लोट कहते हैं। एसेट ब्लोट, ये क्या होता है? जब कोई एक्टिव फंड किस्मत से एक आध साल अच्छा प्रदर्शन कर देता है तो उसमें दुनिया भर के निवेशकों का पैसा बाढ़ की तरह आने लगता है। फंड का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, इतना बड़ा कि फंड मैनेजर के लिए चुपचाप अच्छे शेयर खरीदना असंभव हो जाता है। इसे ही मार्केट इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं ना? बिल्कुल। जब वे किसी छोटी कंपनी का शेयर भारी मात्रा में खरीदते हैं तो उनके खरीदने से ही कीमत इतनी बढ़ जाती है कि उनका अपना ही मुनाफा खत्म हो जाता है। बाप रे, तो इसका मतलब एक्टिव फंड्स में पैसा लगाना, भारी फीस चुकाना, महज एक लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा है। एकदम सही। स्रोत तो ये भी बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े पेंशन फंड्स भी व्यक्तिगत शेयर नहीं चुनते। हाँ, वे पैसिव इंडेक्सिंग का सहारा लेते हैं। जब दुनिया का सबसे स्मार्ट मनी इंडेक्स फंड्स में जा रहा है तो आम इंसान क्यों दिन रात शेयर चुनने में लगा है? यही बिल फाउस का सबसे बड़ा विचार था। इंडेक्स फंड्स बहुत ही कम लागत वाले होते हैं। क्योंकि वो बस पूरे बाजार की नकल करते हैं। हाँ, उन्हें बार बार शेयरों की खरीद फरोख्त नहीं करनी पड़ती। इससे भारी टैक्स और फीस बच जाती है। और लंबी अवधि में यही बची हुई फीस कंपाउंड होकर बड़ा अंदर पैदा करती है। इतना बड़ा कि इंडेक्स फंड्स लगभग 90% एक्टिव फंड्स को हरा देते हैं। क्या बात है। और मार्केट टाइमिंग का क्या? वो तो पूरी तरह से एक भ्रम है। भविष्यवाणी हमेशा अपने ऐतिहासिक औसत की ओर लौट आती है, जिसे मीन रिवर्जन कहते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। कैसे? व्यक्तिगत शेयर चुनना काम नहीं करता और बाजार को टाइम करना नामुमकिन है, तो फिर बचा क्या? सोचने वाली बात है। अगर मैं न तो शेयर चुन सकता हूं और न ही टाइमिंग कर सकता हूं, तो मैं अपना पैसा कैसे बढ़ाऊं? एक परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसे बनता है? सारा नियंत्रण आपके एसेट एलोकेशन में छिपा है। एसेट एलोकेशन यानी संपत्ति आवंटन। हाँ, गैरी ब्रिंस्टन का शोध साबित करता है कि पोर्टफोलियो के रिटर्न में 90% से अधिक का अंतर एसेट एलोकेशन से आता है। एसेट क्लास से आपका मतलब है कि कितना पैसा स्टॉक्स में है और कितना बॉन्ड्स में? बिल्कुल। आप किस कंपनी का शेयर खरीदते हैं उसका असर 10% से भी कम होता है। तो इसके चरण क्या हैं? पहला चरण है जोखिम का आकलन। इसका सीधा सा मतलब है स्लीप टेस्ट। स्लीप टेस्ट मतलब नींद अच्छी आनी चाहिए। हाँ, अगर शेयर बाजार के 20% गिरने पर आपकी रातों की नींद उड़ जाती है तो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स बहुत ज्यादा हैं। आपको स्टॉक्स और एफडी जैसी सुरक्षित संपत्तियों के बीच संतुलन बनाना होगा। सही कहा। और दूसरा चरण है वैश्विक विविधीकरण यानी ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन क्या अपने ही देश के शेयर बाजार में निवेश करना काफी नहीं है? इसे एक सीसॉ या झूले की तरह सोचिए। अच्छा, अगर आपने सारा पैसा एक ही देश में लगाया है और वहां मंदी आ जाए तो पूरा पोर्टफोलियो डूब जाएगा। पर विदेशी शेयरों को शामिल करने से जोखिम कम हो जाता है। हाँ, जैसे ईएफए इंडेक्स। जब एक देश का बाजार नीचे होता है तो दूसरा ऊपर हो सकता है। और तीसरा चरण है आकार और मूल्य, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल। अपने पोर्टफोलियो में जानबूझकर थोड़े बहुत छोटे और वैल्यू शेयरों को जोड़ना,
क्योंकि वे लंबी अवधि में उस जोखिम के बदले ज्यादा रिटर्न देते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। और चौथा तथा अंतिम चरण है सेक्टर के बारे में सोचना। मतलब कोई टेक फंड या फार्मा फंड लेना चाहिए? स्रोत स्पष्ट करते हैं कि अलग-अलग सेक्टर के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रॉड इंडेक्स फंड्स ही काफी है? हाँ, कुछ उन्नत निवेशक रियल एस्टेट या कीमती धातुओं को बहुत सीमित मात्रा में जोड़ सकते हैं। पर असली लक्ष्य है अपने पूरे निवेश को एक सिंगल पोर्टफोलियो के रूप में देखना। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार यही निकलता है कि निवेश को उबाऊ होना चाहिए। हाँ, बोरिंग होना चाहिए। लोगों पर हमेशा ये दबाव होता है कि उन्हें रोज बिजनेस न्यूज देखनी है, अगला हॉट स्टॉक खोजना है। लेकिन बाय एंड होल्ड और इंडेक्स फंड्स का रास्ता उस मानसिक तनाव को खत्म कर देता है। ये वित्तीय आजादी के साथ मानसिक शांति भी देता है। निवेश कोई थ्रिलर फिल्म नहीं है। अगर कोई रोमांच ढूंढ रहा है तो वो जुआ खेल रहा है। सही कहा। इंडेक्सिंग वो ठोस रास्ता है जो दशकों में चुपचाप आपकी संपत्ति बनाता है। बिल्कुल। ये सचमुच बहुत स्पष्टता देने वाला है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। बताइए। एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर इन किताबों में नहीं लिखा है। हम जान चुके हैं कि कुशल बाजार के कारण इंडेक्स फंड काम करते हैं। बाजार इसलिए कुशल है क्योंकि लाखों एक्टिव निवेशक शेयरों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और इंडेक्स फंड बस उस मेहनत का मुफ्त में फायदा उठा लेते हैं। तो सोचिए, क्या हो अगर एक दिन दुनिया का हर एक व्यक्ति ये बात समझ जाए? ओह, मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। अगर हर कोई सिर्फ पैसिव इंडेक्स फंड ही खरीदने लगे और कोई भी इंसान विश्लेषण करना ही छोड़ दे, तो फिर बाजार में शेयरों की असली कीमत तय कौन करेगा? बिल्कुल। अगर रिसर्च करने वाला कोई बचेगा ही नहीं तो क्या बाजार अपनी कुशलता खो देगा? ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ये हमें एक बार फिर से रैंडो मूविया के उन डांट फेंकने वाले चिंपैंजियों के पास ले जाके खड़ा कर देता है। ये वास्तव में आधुनिक वित्तीय दुनिया के सबसे गहरे सवालों में से एक है, जिस पर आज भी बहस चल रही है। सोचने वाली बात है ना? और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी, अपने पोर्टफोलियो को उबाऊ बनाए रखिए और इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। सुनते रहिए और अपनी उत्सुकता बनाए रखिए।